नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और ये क्लास है हमारी पंचायती राज की। एक क्लास मैंने, चूँकि मैं बाहर था, तो मैंने एक क्लास जो है पीडीएफ से पढ़ाने की कोशिश करी। तो लोगों ने बहुत मुझसे कहा कि नहीं साहब, पीडीएफ पे नहीं, आप बोर्ड पर ही पढ़ाइए। तो जनता जो है भाई मालिक है हमारी, और हम सरकारी नौकर हैं, और सरकार मतलब जनता, तो फिर जनता की बात तो माननी पड़ेगी। इसीलिए आज हम जो है फिर से वापस आ गए हैं। और आज हम पंचायती राज में जो हमने अब तक पढ़ लिया था उससे आगे की क्लास हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, पिछली क्लास तक जो है हमने महत्वपूर्ण अधिनियम जो थे उनको पढ़ लिया था 28-29 तक। अभी हम आज आगे बढ़ेंगे और बीच के जो अनुच्छेद इसमें रह गए हैं वो हमारे बिल्कुल काम के नहीं हैं। तो जो हमारे काम की चीज़ें हम केवल उसी को डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इसमें बात करेंगे धारा नंबर 32 की। हम पढ़ रहे हैं पंचायती राज एक्ट 1947। और पंचायती राज एक्ट 1947 की महत्वपूर्ण जितनी भी धाराएं हैं उनको हम यहाँ बातचीत करेंगे। तो अगर हम बात करें पंचायती राज एक्ट की धारा नंबर 32 की, तो इसमें आपको क्या मिलता है साथियों? इसमें आपको उल्लेख मिलता है ग्राम निधि के बारे में। ग्राम निधि पेपर में आपसे पूछेगा, बताइए ग्राम निधि का उल्लेख पंचायती राज एक्ट की किस धारा के अंतर्गत मिलता है? तो ये मिलता है धारा नंबर 32 के अंतर्गत। अगर मैं बात करूं ग्राम निधि होती क्या है, तो ग्राम निधि का यहाँ पर सीधा सा अर्थ हुआ कि पंचायत कहाँ कहाँ से पैसा कमाती है। निधि मतलब संपत्ति, पैसा, रुपया। तो पंचायत के पास रुपए के कौन कौन से सोर्स होते हैं ये हमें बताती है धारा नंबर 32 ग्राम निधि के बारे में। अब वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा है ग्राम निधि, है ना, क्योंकि बहुत सारे इनकम के सोर्स हो सकते हैं पंचायतों के, बट मेनली अगर मैं बात करूं तो ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला यहाँ आपको मिलेगा, पहला जो आपको मिलेगा साथियों वो होगा केंद्रीय वित्त। पहला जो हमारा इनकम का सोर्स है वो है केंद्रीय वित्त। ठीक है, इसे बोलते हैं सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, केंद्रीय वित्त, जो कि इस समय 15वां केंद्रीय वित्त चल रहा था। अब 15वां केंद्रीय वित्त समाप्त हो चुका है, अब 16वां केंद्रीय वित्त आ चुका है। दूसरा जो इनकम का हमारा सोर्स है पंचायतों का वो है राज्य वित्त, स्टेट फाइनेंस कमीशन। राज्य वित्त अभी तक 5वां राज्य वित्त चल रहा था, बट अब 5वां राज्य वित्त समाप्त हो चुका है, अब 6ठा राज्य वित्त आएगा। और तीसरा जो इनकम का सोर्स होता है पंचायतों की साथियों वो होता है OSR। OSR होता है ओन सोर्स रेवेन्यू। मैं कई बार ये आपको बता चुका हूँ। OSR का मतलब क्या होता है कि पंचायत खुद से जो पैसा कमाती है उसकी हम यहाँ बातचीत करते हैं। अब पंचायत खुद से पैसा क्या क्या कमा सकती है उसको अगर मैं यहाँ डिस्कस कर लूँ तो एक बार इसकी भी बातचीत हम यहाँ कर लेते हैं कि पंचायत खुद से कैसे पैसा कमाती है। तो OSR के अंतर्गत अगर हम देखें तो पंचायत के खुद के रेवेन्यू सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो, पंचायत पर संचालित होते हैं CSC, कॉमन सर्विस सेंटर। आपने नाम सुना होगा, CSC सुना है कि नहीं? प्रत्येक पंचायत में साथियों नियुक्त किए जाते हैं पंचायत सहायक। आपने नाम सुना होगा पंचायत सहायकों का। पंचायत सहायकों को नियुक्त करने के मेनली 2 रीज़न हैं। पहला तो जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, जिन्हें हम सचिव कहते हैं, उनको एक सहायक मिल जाता है। क्योंकि ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी उस गांव का नहीं होता, वो दूर का होता है, किसी अन्य जिले का हो सकता है, किसी अन्य राज्य का भी हो सकता है। तो उसको गांव के बारे में बेहतर जानकारी नहीं है, तो गांव का एक बंदा हम उसके लिए अलॉट कर देते हैं। तो वही होता है हमारा पंचायत सहायक। अब पंचायत सहायक सचिव की तो सहायता करता ही है, इसके साथ साथ उसे और भी काम दे रखे हैं सरकार ने। जैसे क्या, CSC आप चलाओ, कॉमन सर्विस सेंटर चलाओ। इसके अंतर्गत पंचायत सहायक क्या करते हैं? जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, खसरा, खतौनी, ये सब जो बेसिक काम होते हैं कि किसी का आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इन सब का फॉर्म ऑनलाइन वो करते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है? उन्हें पैसा मिलता है। ठीक, अब जो पैसा मिलता है, जैसे 30 या 40 रुपये संभवतः इसकी फीस है ना, उसमें से भी क्या होता है, कुछ पैसा यानी प्रति सर्टिफिकेट 5 रुपये पंचायत सहायक को मिलता है और बाकी जो है पंचायत के खाते में जमा हो जाता है। वही OSR है हमारा। ठीक है, तो ये एक OSR का इम्पोर्टेंट सोर्स है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पंचायत दुनिया भर के शुल्क लगा सकती है।
शुल्क मतलब फ़ी, तो पंचायत दुनिया भर के फ़ी लगा सकती है, शुल्क लगा सकती है पंचायत। जैसे पंचायत क्या शुल्क लगा सकती है, जैसे मान लीजिए पंचायत में अगर पंचायत में रोशनी की व्यवस्था नहीं है तो सार्वजनिक स्थानों पर स्ट्रीट लाइट लगवा सकते हैं, उसके लिए कुछ शुल्क पंचायत रख सकती है। अगर पंचायत में कोई रिवर है, कोई नदी है, उस नदी को पार करने के लिए कोई टेम्परेरी पुल अगर पंचायत बनाती है, वैसे तो पुल बनाने का काम जो है स्टेट गवर्नमेंट का है, लेकिन अगर मान लीजिए नहीं है उस रिवर पे कोई पुल, तो आप कोई टेम्परेरी पुल बना सकते हैं, और तो उस पुल को जो भी इस्तेमाल करेगा वो आपको शुल्क देगा। तो ये सब आप काम कर सकते हो। तीसरा OSR का सोर्स क्या हो सकता है, वो हो सकते हैं कर। याद रखना, पंचायत को कर लगाने का भी अधिकार यहाँ पर प्राप्त है। हालांकि कर और शुल्क के बारे में या कर आरोपण की जो शक्ति है वो हम धारा 37 में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्राम निधि के अंतर्गत यही सोर्स आते हैं। यानी कुछ पैसा केंद्र वित्त के माध्यम से मिलता है, कुछ पैसा राज्य वित्त के माध्यम से मिलता है, और बहुत थोड़ा जो है OSR भी पंचायत जनरेट करती हैं। हालांकि इस समय में मैं आपको बता दूं कि राज्य सरकार का सीधा सीधा फोकस है कि OSR को बढ़ाया जाए, लेकिन OSR को बढ़ाना प्रैक्टिकली देखिए, चूँकि मैं इसी नौकरी में हूँ और मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ें देखता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि OSR को बढ़ाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, जैसे अगर कुछ वास्तविक समस्याओं की मैं बात करूँ तो वास्तविक समस्या क्या है, जैसे पंचायत सहायक से कहा जा रहा है कि आप CSC चलाओ, आप कंप्यूटर चलाओ, लेकिन पंचायत सहायक की भर्ती में कंप्यूटर नाम की कोई योग्यता है ही नहीं। वहाँ तो भर्ती होती है हाई स्कूल और इंटर के नंबरों के आधार पर, जिसके हाई स्कूल इंटर में नंबर ज़्यादा होंगे वो पंचायत सहायक बन जाएगा। अब चाहे उसे कंप्यूटर चलाना आता हो या ना आता हो, तो जब उसकी योग्यता में ही कंप्यूटर नहीं है, तो फिर आप एक ऐसे बच्चे से जो हाई स्कूल पास है, इंटर पास है, और आप उससे उम्मीद कर रहे हो कि वो कंप्यूटर के बारे में एक्सपर्ट हो जाए, उसे जानकारी हो एक O लेवल के व्यक्ति के बराबर, कि वो फॉर्म ऑनलाइन भी कर ले, प्रिंट भी निकाल ले, सब कुछ कर ले, संभव नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, उनका मानदेय भी कम है, 6,000 रुपये तो उन्हें मिलता है। ऊपर से आप उनसे ये उम्मीद करो कि वो पूरा का पूरा जो है इसमें काम करें, तो इतना संभव होता नहीं है, प्रैक्टिकली उतना ये पॉसिबल होता नहीं है। इस वजह से इसमें बड़ी दिक्कतों का सामना आता है। दूसरी बात, अगर हम बात करें शुल्क और कर की, तो कोई भी पंचायत शुल्क और कर लगाना चाहती नहीं है, क्योंकि जो भी पंचायत शुल्क और कर लगाएगी उसके प्रधान जी अगली बार आने ही नहीं है, सीधी बात है। क्योंकि पंचायत अगर कोई भी शुल्क या कर लगाती है तो पंचायत के लोग उसके विरोध में हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, विरोध में हो ही जाएंगे। भाई लोग क्या अफवाह फैलाएंगे कि देखो ये जो प्रधान जी आए हैं ये लगा रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, पहले हम पे टैक्स नहीं लगता था, ये टैक्स लगा रहे हैं, अगर हमें जिता दोगे तो हम टैक्स हटा देंगे। तो कोई भी अपनी पॉलिटिक्स ख़राब करना नहीं चाहता, इस वजह से ये इतना पॉसिबल नहीं है कि OSR जनरेट हो पाए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत OSR जनरेट होता है। लेकिन मेनली जो पंचायत के सोर्स हैं पैसे के, वो हैं सेंट्रल फाइनेंस और स्टेट फाइनेंस, यानी केंद्र वित्त और राज्य वित्त ही मूल रूप से पंचायत की अर्निंग के मेन सोर्स हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि अभी तक चल रहा था 15 फाइनेंस, तो अब आ गया है आज के समय की मैं बात करूं तो ये आ गया है 16वां और ये आ गया है 6वां। ये अभी की मैं बात बता रहा हूं, ठीक है, इस समय जो चल रहा है वो। ठीक, तो ये है धारा नंबर 32 में पंचायती राज की। इसी की धारा नंबर 32A में, 32 ये है, और इसी की धारा नंबर 32A में आपको क्या मिलता है, 32A में आपको उल्लेख मिलेगा राज्य वित्त आयोग का, स्टेट फाइनेंस कमीशन का। ठीक है, हाँ, जो ऊपर हमने लिखा है ना राज्य वित्त, वो यही वाला है। तो धारा नंबर 32A में आपको मिलेगा क्या, राज्य वित्त आयोग का उल्लेख मिलेगा। ठीक है, वित्त आयोग का उल्लेख मिलेगा। कि पेपर में केवल वित्त आयोग भी आ सकता है कि बताइए पंचायती राज अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत वित्त आयोग का उल्लेख है, तो आप बताओगे 32A में उल्लेख है वित्त आयोग का। अब ये वित्त आयोग कहाँ से आया है साथियों, तो ये वित्त आयोग आया है 73वें संविधान संशोधन 1992 में ये आया है। 1992 में जो संविधान संशोधन हुआ, जिसे हम 73वां संविधान संशोधन कहते हैं, उसमें उल्लेख था वित्त आयोग का। और अगर हम बात करें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये आता है, तो ये आता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 243I के अंतर्गत। ठीक है, ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल है 243I, और किस धारा में है, तो धारा है 32A। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में पूछा जाता है किस धारा में वित्त आयोग का उल्लेख है, तो जवाब देना 32A।
ठीक। और अगर पूछे किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है तो जवाब देना 243 आई में है। ठीक है, इसको ऐसे भी याद हम रख सकते हैं। देखो 243 तो सबको पता ही है, 243 में ही है पूरा का पूरा स्थानीय स्वशासन। तो आई फॉर होता है इनकम, और हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, पैसे की। तो वित्त की बात हो रही है ना, तो यहाँ से आप इसको इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो कि आई फॉर इनकम और आई फॉर वित्त आयोग है, पैसे की बात है यहाँ पे, है ना। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो धारा 32A में उल्लेख है किसका, वित्त आयोग का। ठीक, अब वित्त आयोग की हम बात करें अगर, तो वित्त आयोग का गठन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसका जो गठन है साथियों वो प्रत्येक 5 वर्ष पे होता है ना। प्रत्येक 5वें वर्ष इसका गठन किया जाएगा। जैसे अभी तक कौन सा वित्त आयोग चल रहा था स्टेट में, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, तो अभी तक स्टेट में चल रहा था 5वां वित्त आयोग चल रहा था, जो कि खत्म हो गया, अब 6वां आ गया है। बात समझ रहे हैं। तो ये हर 5 साल बाद में जो है हमें देखने को मिलता है, प्रति 5वें वर्ष हमें वित्त आयोग देखने को मिलता है। अच्छा, वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं साथियों, तो याद रखना वित्त आयोग का गठन करते हैं संबंधित राज्य के राज्यपाल। ठीक, ये इसका गठन करेंगे। इसके अलावा इसमें एक अध्यक्ष होगा वित्त आयोग में, हम यूपी की स्पेशली बात कर रहे हैं, तथा होंगे 2 सदस्य, और दोनों ही चाहे एक अध्यक्ष हो या 2 सदस्य हो, यानी इस 3 सदस्यीय निकाय की जो नियुक्ति करेंगे वो करेंगे हमारे राज्यपाल। ठीक, ध्यान रखना। तो राज्यपाल इन सभी लोगों की एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, और ये लोग रिपोर्ट जो सबमिट करते हैं, जैसे ये क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट लगाते हैं, अपनी सिफारिशें लगाते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा आयोग होता है, ये अपनी सिफारिश किसको लगाता है, ये अपनी सिफारिश लगाता है राज्यपाल को। ठीक है, वित्त आयोग अपनी सिफारिश किसको सौंपेगा, राज्य वित्त आयोग अपनी सिफारिश सौंपेगा संबंधित राज्य के राज्यपाल को। राज्यपाल क्या करेंगे साहब, राज्यपाल इस सिफारिश को रखेंगे विधानमंडल में, यानी विधानसभा और विधान परिषद में इसको रखेंगे। अगर विधानमंडल विधान परिषद इनकी सिफारिशों को स्वीकार कर लेता है तो फिर ये पूरी तरीके से लागू हो जाएगा, और कुछ सिफारिशें स्वीकार करता है, कुछ छोड़ देता है, तो जितनी स्वीकार करी जाएंगी वो लागू होंगी, जिनको स्वीकार नहीं किया जाएगा उनको छोड़ दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये कार्य करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये है 32A। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे है इसमें धारा नंबर 37। चलिए आगे इसमें आती है पंचायती राज एक्ट की धारा नंबर 37। धारा नंबर 37 क्या है, धारा नंबर 37 है कर आरोपण की शक्ति, यानी पंचायत को टैक्स लगाने की शक्ति। क्या पंचायत टैक्स लगा सकती है, यहाँ पे कर के साथ साथ शुल्क भी नोट कर लेना, यहाँ पे लिख लेना कर एवं शुल्क, कर एवं शुल्क आरोपण की शक्ति। देखो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, मैंने कई बार इस चीज को डिस्कस किया है कि जो पंचायत होती है वो एक स्वतंत्र निकाय है, ध्यान रखना। यानी पंचायत किसी के अंडर नहीं है, जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, विधान परिषद है, ये स्वतंत्र निकाय हैं, और इनके द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, जैसे अगर कोई नियम संसद के द्वारा पास किया जाता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा, तो वो संपूर्ण देश में लागू होगा कि नहीं होगा। उसी तरीके से राज्य विधानमंडल के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं वो संपूर्ण राज्य पर लागू होंगे। उसी तरीके से पंचायत के द्वारा जो नियम और कानून बनाए जाते हैं वो पूरे पंचायत क्षेत्र पर काम करते हैं, और इन नियमों को बिल्कुल मानना ही पड़ेगा। जैसे हम कानून बनाते हैं संसद और विधानमंडल के द्वारा, वैसे ही पंचायत के द्वारा भी ये कानून बनाने की शक्ति पंचायत को मिली हुई है। इसी के अंतर्गत धारा 37 के अंतर्गत पंचायत अपने पंचायत क्षेत्र में जहां पर उसका अधिकार है वहां पर कर एवं शुल्क आरोपित कर सकती है। अब देखो कर और शुल्क में अंतर क्या होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। 2 चीजें होती हैं, पहला होता है शुल्क, शुल्क होती है फीस, ठीक है, और दूसरा होता है कर, कर होता है टैक्स। शुल्क और फी में अंतर क्या है, मतलब शुल्क और टैक्स में अंतर क्या है। देखो शुल्क तब दिया जाता है जब आप कोई सुविधा दे रहे हो, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पंचायत में मान लो कोई टेम्परेरी पुल बनाती है पंचायत, तो उस पुल का जो भी यूज़ करेगा वो शुल्क देगा। आपने शुल्क दिया, पंचायत ने आपको एक सुविधा दे दी। लेकिन टैक्स में कोई सुविधा नहीं मिलती है, टैक्स आपको देना ही पड़ेगा, और उसके बदले में कोई सुविधा भी आपको नहीं मिलेगी। अगर आप सुविधा का लाभ लोगे तो फीस दोगे, सुविधा का लाभ नहीं लोगे, मान लो आप ये कहो साहब मैं पुल से नहीं जाऊँगा, मैं तो तैर के जाऊँगा, तो आप चले जाओ,
आप एक भी पैसा मत दो, लेकिन अगर पुल का इस्तेमाल करोगे तो शुल्क देना पड़ेगा। यानी ये आपके ऊपर है, अगर आप लाभ लोगे तो फीस दोगे, लाभ नहीं लोगे फीस नहीं दोगे, ठीक है। दूसरा होता है टैक्स। टैक्स में आपको कोई सुविधा नहीं मिलती, ये आपका कर्तव्य है कि आपको देना पड़ेगा। अगर पंचायत ने कोई टैक्स लगा दिया कि प्रत्येक घर को सफाई के लिए 2 रुपया पर डे या 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, तो वो देना पड़ेगा। फिर आप उसमें ये नहीं कहोगे कि नहीं मैं नहीं दे रहा। बात समझ में आ रही है? तो कर अनिवार्य होते हैं, शुल्क अनिवार्य नहीं होते। तो इन दोनों को लगाने की शक्ति जो है पंचायत को दी गई है पंचायती राज एक्ट के धारा नंबर 37 के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी पंचायत ये एक्सपेरिमेंट करती नहीं है, कोई पंचायत एक्सपेरिमेंट नहीं करती। मैं काफ़ी सारी पंचायत पे पोस्टेड हो आया हूँ और अभी भी मेरे पास 4 पंचायतें हैं। कोई भी पंचायत शुल्क और कर लगाना नहीं चाहती। उसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है कि क्यों नहीं लगाना चाहती, क्योंकि जो भी पंचायत कर और शुल्क लगाएगी उसके प्रधान जी को अगली बार वोट नहीं मिलेंगे। देखो हम तो सरकारी व्यक्ति हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इलेक्शन में थोड़ी जाना है, लेकिन प्रधान जी को इलेक्शन में जाना है। और प्रधान जी को इलेक्शन में जाना है तो उन्हें जनता के प्रति जवाबदेही है उनकी। अगर वो कोई टैक्स लगा देते हैं पंचायत में सफाई के नाम पर तो कोई वोट नहीं देने का उन्हें, ये बात बिल्कुल क्लियर है। इसी वजह से पंचायतें ना तो कोई टैक्स लगाती हैं ना ही शुल्क लगाती हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, पॉसिबल इसलिए भी नहीं है क्योंकि लोग समझदार नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए पंचायत अगर चाहे तो स्वच्छता शुल्क लगा सकती है, स्वच्छता शुल्क। अब स्वच्छता शुल्क जैसे क्या हुआ कि अभी जैसे क्या है, गांव में आप लोग देखते होंगे, शहर में आप देखते होंगे, शहर में गाड़ी आती है बढ़िया सी कूड़े वाली, जिस पर गाना चलता रहता है, गाड़ी वाला आया घर से कूड़ा निकाल। हम सब लोग उसे कूड़ा देते हैं। उसमें 2 कंपार्टमेंट होते हैं, गीला कचरा और सूखा कचरा, होते नहीं होते। शहर वाले लोग आसानी से उसमें दे रहे हैं। वो व्यवस्था गाँव में भी है। जैसे अभी मेरी जिस पंचायत में मेरी पोस्टिंग है उसमें मैं गाड़ी चलवा रहा हूँ, प्रॉपर गाड़ी चल रही है। लेकिन अब समस्या क्या है कि गाड़ी जो चलाने वाला व्यक्ति होगा वो सरकारी नहीं है, वो हमने प्राइवेट तौर पे रख रखा है। उसे पैसे चाहिए महीने पे 3000, 4000, 5000। अब पहला तो तरीका ये है कि हम पंचायत में से ही उसको पैसा देते रहें, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि ठीक है साहब, गाड़ी वाला आपके घर आएगा, आपको उसे कूड़ा निकाल के देना है। जब ये धीरे धीरे उनकी आदत में आ जाएगा कि पर डे या 2 दिन में एक बार गाड़ी वाला उनके घर के सामने आ रहा है, वो अपना कूड़ा निकाल के दे रहे हैं, तो फिर कुछ समय बाद जब उनकी आदत में ये आ जाएगा, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम शुल्क लगा सकते हैं। जैसे क्या कि साहब जो गाड़ी वाला तुम्हारे घर आ रहा है उसको तुम्हें 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से शुल्क देना है। अब 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मतलब क्या हो गया साहब, 30 रुपया हो गया, 30 रुपया महीना, ठीक, 30 रुपया। अब 30 रुपया कोई बहुत ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है, 30 रुपया बहुत छोटी रकम है। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, ये 30 रुपया भी लोग देने को तैयार नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि मैं ये करके देख चुका हूँ। लोग नहीं देंगे, लोग कहेंगे साहब मैं नहीं दे पाऊँगा 30 रुपया, मेरे पास नहीं है, मेरे यहाँ से कूड़ा मत लो, मैं तो बाहर फेंक आऊँगा, मेरे यहाँ पे गाड़ी मत भेजो आप। तो ये कुछ समस्याएं हैं जिनके बारे में थोड़ा सा लोगों को थोड़ा अवेयर होने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं, कुछ लोग देते भी हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा है। तो पंचायत इसको कर सकती है, लेकिन पंचायत करती नहीं है, क्योंकि भाई इलेक्शन वाली बात आ जाती है। भाई इलेक्शन में भी तो जाना है उन्हें, है ना। तो जो विपक्षी होगा वो ये कहकर ही आपके विरोध में वोट खड़े कर सकता है कि देखो ये तो टैक्स लगा रहा है तुमसे, हमें जिताओ, हम तो टैक्स छोड़ो, बाकी व्यवस्था भी तुम्हारे लिए कर देंगे, है ना, सब व्यवस्था तुम्हारे लिए होगी, बस हमें जिता दो एक बार। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप लोग समझदार हैं चुनाव में क्या क्या होता है। तो ये इन्हें अधिकार है, ठीक है। ये तो हुई जनरल बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि शुल्क और कर आरोपण की शक्ति जो है क्या है। लेकिन अब हम आते हैं कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पे जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मान लो आपकी पंचायत में मान लीजिए अस्थायी सिनेमा घर आता है, जैसे पंचायत में मान लो कौन आया, अस्थायी सिनेमा घर। अस्थायी सिनेमा घर आप लोगों ने देखा है नहीं देखा है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जैसे हमारे घर के पास एक बहुत ही फेमस जगह है सोरों, तो सोरों का मेला लगता है, माघ के महीने में लगता है, बड़ा ही बहुत बड़ा मेला होता है वो। तो उस मेले में क्या होता है, मेले में ही हॉल आता है, पूरा सिनेमा घर आता है। तो अगर आपके पंचायत में कोई सिनेमा घर आता है, मेला लगा हुआ है, उसमें कोई सिनेमा घर आया है, तो यदि पंचायत चाहे तो उस सिनेमा घर पर टैक्स लगा सकती है।
वो टैक्स कितना होगा, वो टैक्स होगा 5 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से, 5 रुपया प्रतिदिन। ठीक, मान लो 1 महीने वो रुका तो 150 रुपया उसे देना होगा। अब ये बहुत कम है, आप सोचो 5 रुपया पर डे के हिसाब से टैक्स देना है, 30 दिन रुका तो 150 ही रुपया हुआ। लेकिन इसको भी पंचायत नहीं लगाती है। आप सोचो, इतनी स्थिति वैसी है। तो अस्थायी सिनेमा घर अगर आपके यहाँ बना हुआ है आपकी पंचायत पे, तो आप 5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से टैक्स लगा सकते हैं। और ये अधिकतम है, ये ध्यान रखना, पंचायत अपने मन से इसको 5 से बढ़ाकर 500 नहीं कर सकती, नहीं, अधिनियम का उल्लंघन हो जाएगा। जो अधिनियम में लिखा है वो है अधिकतम 5 रुपया प्रतिदिन। अगर मान लो आपके गांव में बहुत सारे पशु हैं, ठीक, तो आप उन पशुओं पर भी टैक्स लगा सकते हो। पंचायत चाहे तो पशुओं पर भी टैक्स लगा सकती है। अधिनियम में साफ साफ लिखा है कि प्रति पशु 3 रुपया सालाना आप चाहें तो टैक्स लगा सकते हैं। यानी मान लो कोई परिवार है, उस परिवार में 10 पशु हैं, मतलब परिवार में पशु नहीं है, उन्होंने पाल रखे हैं। मान लीजिए उनके पास 10 गाय हैं या 10 भैंसें हैं, तो प्रति भैंस 3 रुपया उन्हें 1 साल में देना होगा। ठीक है, अगर 10 भैंसें हैं तो साल में उन्हें 30 रुपया पंचायत को देना चाहिए, अगर पंचायत टैक्स लगाती है तो। अगर आपके पंचायत क्षेत्र में वाहन चल रहे हैं, वाहन, ठीक है, आपकी पंचायत तक वाहन आ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, तो आप उन पर भी टैक्स लगा सकते हैं। अधिकतम कितना टैक्स लगा सकते हैं? अधिकतम 5 रुपया सालाना टैक्स आप उन वाहनों पर लगा सकते हैं, प्रत्येक वाहन। लेकिन ये सालाना है भैया, ध्यान रखना, 5 रुपया सालाना। यानी पंचायत कितने छोटे स्तर पे काम कर रही है, आप ये सोचो। 1 साल में 5 रुपए तक का टैक्स आप वाहनों पर लगा सकते हैं कर के तौर पर। अगर पंचायत ऐसा प्रस्ताव पास करती है तो ये बिल्कुल लगेगा और उन्हें देना भी होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे काम जो है यहाँ पर किए जा सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है, अगर मान लो आपके पंचायत क्षेत्र में कोई फैक्ट्री है, ठीक है, अगर आपके पंचायत क्षेत्र में कोई फैक्ट्री है, मैं एक बार एक पंचायत की विजिट पर गया था अलीगढ़ में, तो वहाँ पर उस पंचायत क्षेत्र में एक सीमेंट की फैक्ट्री थी, है ना। तो उन्होंने क्या किया था, उस सीमेंट की फैक्ट्री से वो मंथली 1000 रुपये या 1200 रुपये ले रहे थे। ठीक है, वो एक तरीके का टैक्स ही समझ लो, जिसको हम लोग नाम देते हैं CSR, यानी कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब मान लीजिए गांव में कोई फैक्ट्री लगी हुई है, तो भैया फैक्ट्री होगी तो प्रदूषण भी तो होगा, ऑब्वियस बात है, प्रदूषण होगा। तो उसको कंपनसेट करने के लिए, एक कॉरपोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो लोग क्या करते हैं, पंचायत को 1000 रुपया 1200 रुपया टैक्स दे रहे हैं प्रति महीना। इतनी बड़ी फैक्ट्री है तो 1000 रुपये से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसा भी किया जा सकता है और ऐसा भी होता है। लेकिन प्रत्येक गांव में तो फैक्ट्री नहीं है, इसीलिए प्रत्येक गांव में CSR भी जनरेट नहीं होता है। CSR मतलब कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपका गांव ऐसे क्षेत्र में है जहां पर फैक्ट्रियां हैं, तो बिल्कुल आप उन फैक्ट्रियों से कर वसूली कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है, ये पंचायत का अधिकार है, समझे। तो ये हुई धारा नंबर 37। आगे है धारा नंबर 40। आगे है धारा नंबर 40। धारा नंबर 40 में क्या है साहब? धारा नंबर 40 में है लेखा परीक्षा। लेखा परीक्षा, पंचायत की लेखा परीक्षा, जिसे हम कहते हैं ऑडिट। ये ऑडिट है साहब। तो पंचायत का ऑडिट भी होता है, जैसा कि मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि पंचायत का ऑडिट होता है। और पंचायत का ऑडिट की अगर हम बात करेंगे तो पंचायत का ऑडिट किस धारा के अंतर्गत होता है? पंचायत का ऑडिट पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा नंबर 40 के अंतर्गत होता है। अब ऑडिट में होता क्या है बेसिकली? तो ऑडिट में जो हमारी कैश बुक होती है, प्रत्येक पंचायत के पास अपनी कैश बुक होती है। कैश बुक मतलब कि कितना पैसा आया, कितना रुपया आपने खर्च किया, कहाँ से कमाया, कहाँ से खर्च कर दिया, तो वो होती है कैश बुक। तो जो ऑडिटर साहब होते हैं वो साल में, जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है 2026-2027, तो ऑडिट इस बार जो होगा वो होगा 2025 और 2026 का, यानी पिछले साल का। पिछले साल का ही तो कैश बुक होगी आपका, जो आपने पिछले साल खर्च किया है। तो 25-26 का ऑडिट कब होगा? 26-27 में। 26-27 का ऑडिट कब होगा? 27-28 में। ठीक है, जो रुपये आप खर्च कर देते हैं उसका ऑडिट अगले साल होता है। उसके आधार पर यह पता लगता है कि आपकी कैश बुक ओके है या नहीं। ओके है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप पर जो है
फिर आपसे पूछा जाता है कि साहब ये इसमें चीज़ मिसिंग है, वो चीज़ कहाँ है, वो फाइल आप दीजिए, वो बिल हमें दीजिए, वो सब मैनेज हो जाता है। तो इस तरीके से ये होती है ऑडिट, और ये हर साल होती है, और ये आती है धारा नंबर 40 के अंतर्गत, यानी पंचायत का जो खर्चा है वो इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। और इसी के अंतर्गत आती है धारा नंबर 41, इसी के अंतर्गत आती है धारा नंबर 41। और धारा नंबर 41 क्या है, इसको बस नोट कर लो, ये है पंचायत का बजट। पंचायत का बजट, पंचायत का बजट से क्या सेंस है, देखो जैसा कि मैंने बताया, बजट या जो पंचायत है वो काम करती है एक स्वतंत्र निकाय की तरह। जैसे लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, विधानसभा होती है, विधान परिषद होता है, वैसे ही हमारी पंचायत होती है। तो जैसे लोकसभा एवं राज्यसभा बजट पास करती हैं, वैसे ही पंचायत भी बजट पास कर सकती है। पंचायत के बजट में बेसिकली क्या होता है, तो पंचायत के बजट से अर्थ है यहाँ पर कि पंचायत की आय कितनी हुई, यानी उसके रेवेन्यू सोर्स क्या क्या है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ भैया, जो है सेंट्रल फाइनेंस कमीशन होता है और स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, मेनली यही दो सोर्स है। और दूसरा होते हैं व्यय। तो सबको पता रहता है कि पंचायत में कितना रुपया सेंट्रल फाइनेंस कमीशन से आएगा, कितना स्टेट फाइनेंस कमीशन से आएगा, और किस पंचायत में कितना पैसा आएगा, केंद्र से कितना आएगा, राज्य से, ये डिपेंड करती है उस पंचायत की आबादी। उस पंचायत में आबादी कितनी है, आबादी ज़्यादा होगी तो पैसा ज़्यादा आएगा, आबादी कम होगी तो पैसा कम आएगा। अब हमें पता है कि साहब, हमें मालूम चल गया कि साहब साल में हमें 100 रुपये मिल रहे हैं सेंट्रल फाइनेंस से और स्टेट फाइनेंस से मिला करके, तो फिर हम उसके आधार पर व्यय की जो है यहाँ पर एक हम लिस्ट बना सकते हैं कि इतना हमारी आय है, तो हम कहाँ का जो उसको व्यय कर सकते हैं। भाई कहाँ कहाँ हमें नाली की आवश्यकता है, कहाँ पर हमें खड़ंजा की आवश्यकता है, ठीक है। अगर पंचायत में कोई बारात घर नहीं है तो वो भी हम यहाँ शामिल कर सकते हैं कि साहब हमें बारात घर जो है बनवाना है, तो पंचायत का बारात घर बनवा सकते हैं। अगर पंचायत में श्मशान घाट नहीं है तो श्मशान घाट बना सकते हैं। तो श्मशान घाट हो गया, बारात घर हो गया, खड़ंजा हो गया, ये सारी चीज़ें जो है, तो ये सब पंचायत के बजट में शामिल होता है। और ये बहुत मिलता जुलता है किससे, ये बहुत मिलता जुलता है जीपीडीपी से। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, पंचायत की जीपीडीपी का उल्लेख पंचायती राज एक्ट की किस धारा में है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जीपीडीपी किस धारा के अंतर्गत आती है, तो बहुत बिल्कुल मिलता जुलता है, ठीक है। तो ये हुआ आज का साथियों एक छोटा सा वीडियो, ठीक। तो बहुत लंबा वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ, ये छोटा सा ही वीडियो है ना। तो इसको देख लीजिए, और अगली जो हम क्लास में लेकर के आऊँगा जल्दी ही आपके लिए, है ना, कल आपको मिल जाएगी अगली क्लास। उसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, उसमें हम बात करेंगे न्याय पंचायत के बारे में, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे न्याय पंचायत के बारे में। क्लास छोटी है लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु है, एक एक इसका जो धारा है वो महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। मुझसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। और अभी भी इसमें कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।